नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका स्पोर्ट्स दिल से में एक बार फिर से। इस बार हम लेके आए हैं आईपीएल का 8वां मैच जो था हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में, और जिसकी हमें जिस तरह की उम्मीद नहीं थी ये मैच कुछ उस तरीके का था। हालांकि देखना तो हम सब चाहते हैं कि बहुत सारे रनों की बारिश हो और तूफान आए और उस तरीके से रन बरसे दोनों तरफ से। थोड़ी आप कह सकते हैं कि ये बात सही थी, लेकिन उम्मीद किसी और तरीके से टूटी है इसमें। अगर हम कहें कि ये एक रिकॉर्ड तोड़ मैच था तो ये भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि 8-9 साल बाद जाकर के ये हाई स्कोरिंग मैच का रिकॉर्ड टूटा है और सनराइजर्स हैदराबाद ने कल 277 रन बनाए सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पे। आपको बताना चाहूंगा मैं कि हेड जो कि शुरुआत करने आए थे अग्रवाल के साथ मैच की, तो उनका स्टार्टिंग में ही कैच हार्दिक पांड्या के ओवर में टिम डेविड ने ड्रॉप कर दिया। शायद डेविड को नहीं पता होगा, लेकिन हिंदुस्तान में लोग आज भी हेड की उस पारी से, वर्ल्ड कप वाली पारी से आज भी डरे हुए हैं, और ये इम्पैक्ट वो नहीं समझ सकते हैं। ये सिर्फ इंडियन ही समझ सकता है जो कि जानता है कि उन्होंने किस तरीके की पारी खेली थी वर्ल्ड कप में। अब वो कैच ड्रॉप होने के बाद दोनों ने जो ओपनर्स थे उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन मयंक अग्रवाल उनका ज्यादा साथ नहीं दे पाया और जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद आए अभिषेक ने उनका भरपूर साथ दिया और दोनों ने ताबड़तोड़ बैटिंग की है। जहां कमेंटेटर एक तरफ कह रहे थे कि 18 बॉल में ही 50 कर दी थी हेड ने, ट्रेविस हेड ने, वहीं वो कुछ देर में जब अपनी 50 करने के बाद जब कुछ रन और जोड़ करके आउट हुए तो उसके बाद 16 बॉल में अभिषेक ने भी अपनी 50 कर दी थी। तो रनों का सिलसिला रुक नहीं रहा था और कुछ इस तरीके से रन बरस रहे थे कि सारे बैट्समैन जो भी आया हैदराबाद की तरफ से उन सब ने रन स्कोर किए। और जब अभिषेक और ट्रेविस हेड दोनों आउट हो गए तो उसके बाद मार्करम और क्लासन ने पारी संभाली। अगर मैं कहूं कि हेड और अभिषेक जो लेके आए थे वो बारिश थी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि क्लासन जो लेके आए थे वो तूफान था। यहां पर ऐसा लग रहा था कि जैसे मुंबई के बॉलर्स, फील्डर्स सब ये कह रहे हो कि आगे मेरी मौत का तमाशा देखने, और इस तरीके से उनकी हालत की है सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन ने। कोई इज्जत नहीं छोड़ी किसी भी बॉलर की। सारे जितने भी अच्छे बॉलर थे, उनके जितने भी बुरे बॉलर थे, अच्छे बुरे सब, नए पुराने सब की भरपूर पिटाई की है और 277 रन ठोक डाली। खैर, इसके जवाब देने के लिए मुंबई इंडियंस के पास भी ताकत कम नहीं थी। उनके पास रोहित शर्मा और ईशान किशन जैसे बैट्समैन थे, फिर हार्दिक पांड्या जैसे फिनिशर थे। तो उसको देखते हुए जब इन्होंने पारी की शुरुआत की तो काफी अच्छा चल रहा था, क्योंकि आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि ईशान किशन जो थे उनका काफी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे कि कब वो अपनी इनिंग स्टार्ट करेंगे, कब वो अपने चौके छक्के दिखाना शुरू करेंगे। तो वही हुआ। ईशान किशन ने एक अच्छी बैटिंग की और उन्होंने 13 बॉल खेल करके 34 रन बनाए थे। हालांकि 13वीं बॉल पे वो आउट हो गए थे। और रोहित शर्मा जिन्हें कि 20 रन के निजी स्कोर पे जीवन दान मिला था, उन्होंने भी 26 रन ही जोड़े खाली, अनफॉर्चुनेटली। अगर रोहित की पारी लंबी होती तो कहानी शायद बदल भी सकती थी, क्योंकि हमने देखा कि स्टार्टिंग में ट्रेविस हेड का भी कैच मिस हुआ था, और ट्रेविस हेड के जो कैच मिस हुआ था उसके बाद उन्होंने एक ऐसी भरोसेमंद पारी खेली थी कि उसके बेस पे आगे के प्लेयर्स ने भी आकर के बेधड़क खेलना शुरू किया, क्योंकि जो बेसिक रन्स थे उन्होंने स्टार्टिंग में ही उनको हेल्प की थी स्कोर कर दे की, और बेसिक रन्स उनके पहले ही आ चुके थे। 120 रन तो उनके कब के हो चुके थे। तो बाकी की टीम ने जो किया है वो तो अनइमेजिनेबल था। तो अब उसके बाद रोहित शर्मा के बाद जितने भी बैट्समैन है, सभी बैट्समैन ने अच्छा खेला है। सबने उस तरीके से खेला है कि आप कह सकते हो कि सबने एज ए टीम देखा जाए तो मुंबई इंडियंस की टीम जो थी उन्होंने अच्छा खेला है। कोई ऐसी बुरी बैटिंग नहीं थी। सबने बहुत कम बॉल लिए, ज्यादा रन बनाए, कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। बट और इसमें खास करके मैं ईशान किशन के बारे में कहूंगा, क्योंकि जो कि पिछले मैचेस में थोड़ा उतने इफेक्टिव नहीं लग रहे थे, लेकिन इस मैच में वो फिर भी इफेक्टिव लगे। और उन्होंने, अगर उनका कैच मिस हो जाता या कुछ होता, उन्हें भी एक आध जीवन दान मिलता तो शायद वो भी 50s में होते, क्योंकि उन्होंने बहुत क्विक इनिंग्स खेली और उसी तरीके से बाकी सब ने भी खेली। जो सबसे निराश कर देने वाली बात थी कि हार्दिक ने 20 बॉल में 24 रन बनाए।
आप जब कैप्टन होते हो टीम के, ठीक है, आपको एक भरोसेमंद पारी खेलनी होती है, आपको टिकना होता है, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस आप लोगों की फील्डिंग में थी, जिस तरीके की परफॉर्मेंस आप लोगों की बॉलिंग में थी, मुझे नहीं लगता आप लोगों के पास ज्यादा रूम था इसके लिए कि आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाओ, कुछ बॉलर रोक पाओ। और अगर आपको कुछ बॉलर रोकनी है तो आपको और पहले उतरना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप एक आध बॉल रोक करके एक भरोसेमंद पारी खेल करके टीम को जिता सकते हो, तो आपको उस तरीके से खुद को भी एज अ प्लेयर यूज करना होगा। जो कि अभी वर्ल्ड में अगर हम टॉप ऑलराउंडर्स का नाम लेते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है हार्दिक पांड्या का नाम आता है। और हार्दिक पांड्या को भी ये बात समझनी चाहिए कि वो सिर्फ कैप्टन नहीं है मुंबई इंडियंस के, वो एक प्लेयर भी है और उन्हें एज अ प्लेयर भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दो कि आई फील कि ही इज अ लिटिल अनफॉर्चुनेट एज वेल, थोड़ा किस्मत ने भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में हेड का कैच पकड़ लिया होता टिम डेविड ने तो कहानी बदल सकती थी। रोहित शर्मा की जो इनिंग थी वो अगर बिल्ड हो जाती तो भी चेंज हो सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली पूरी टीम की मेहनत के बावजूद, अगर मैं कहूं कि जैसे तिलक वर्मा थे, उन्होंने 64 बनाए 34 बॉलों में, तो काफी अच्छा योगदान रहा। ये सबसे ज्यादा रन थे उनकी तरफ से, मुंबई इंडियंस की तरफ से, और 13 बॉल में 30 रन बने थे नमन के। उसी तरीके से मतलब स्ट्राइक रेट सभी का अच्छा था, ऐसा नहीं था कि कुछ बुरा था। पूरी टीम कंट्रीब्यूट करना चाह रही थी, लेकिन उनकी जो कुछ मिस फील्डिंग्स थी, कुछ कैच ड्रॉप्स थे, और जो बॉलर्स का परफॉर्मेंस था उस पे बेसिकली मैं कहूंगा, बॉलर्स के अलावा अगर बैट्समैन में सिर्फ एक हार्दिक पांड्या ही ऐसे थे जिनके लिए हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाई। उन्होंने रन बनाए लेकिन वो रन किसी काम के नहीं थे, खास करके तब जब आपकी टीम को आपकी जरूरत हो, अपने बेस्ट फिनिशर की, अपने बेस्ट ऑलराउंडर की जरूरत हो, तब वो उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं थी। मैं नहीं समझता हूं कि ये इस तरीके की परफॉर्मेंस थी। साथ ही कुछ बातें ऐसी भी चल रही हैं कि शायद हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन उतने इफेक्टिव नहीं है। मैं कहूंगा कि ये जज करने के लिए 2 मैच से आप जज करने अगर जाओगे तो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। दो कि मुझे लगता है अगर सच में ऐसा है, अगर मैनेजमेंट को भी कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट जो कि हम लोगों से ज्यादा क्लोज है, अगर वो ये चीज फील नहीं कर पा रहे, अगर वो ये चीज नहीं देख पा रहे, तो एज मैनेजमेंट इट्स फेलियर ऑन देयर शोल्डर्स। और साथ ही मैं कहूंगा कि उनके कंधों पे ये जो बोझ है कि नहीं, अगर अगर हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में टीम कंफर्टेबल नहीं है तो आप चेंज कर सकते हो कैप्टन। इट्स नॉट टू लेट एंड इट्स नॉट टू अर्ली एज वेल। सो अगर आपने 2 मैच का चांस भी दिया उन्हें, अगर फिर भी आपको लगता है वो बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है तो ठीक है ना। अभी जैसे है कि जैसे चेन्नई ने भी किया कि कैप्टनसी ऋतुराज को दे दी है, लेकिन मेंटोर तो वही है। अभी भी ग्राउंड में जैसे पहले मैच में देखा गया कि रोहित शर्मा को आप इधर उधर भेज रहे हो, इट्स बेटर कि वो आप उनको नजदीक रखो। वो एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट मुंबई इंडियंस की टीम में आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें, तो वो ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, संभाल सकते हैं। और हार्दिक पांड्या को भी इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपनी टीम को परफॉर्म करके देना है, बजाय इसके कि आप ये सोचो कि नहीं मैं ओवर शेडो हो जाऊंगा, मैं ढक जाऊंगा इनकी परछाई से। दुनिया बोलती है, दुनिया के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज ये है कि आपकी टीम परफॉर्मेंस अगर आएगी तो लोग भी रेस्पेक्ट करेंगे आपकी, और आपकी ट्रोलिंग भी बंद होगी। मैं मुंबई इंडियंस से कहूंगा कि जो प्लेयर्स हैं, वहां के फैंस हैं, सबसे कहूंगा कि हार्दिक को चांस मिलना चाहिए, बट हार्दिक को भी इस चीज को ज्यादा दिल पे नहीं ले करके एक्सपीरियंस की वेटेज को समझना चाहिए कि जो एक तरीके से अभी जो वेटेज सीएसके में धोनी का है, उसी तरीके से मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा है। अगर आप जो लेजेंड्स हैं अपनी टीम के, उनको वो रेस्पेक्ट नहीं दे पाओगे तो बाद में आपकी भी कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी भी यही हो रहा है कि उस तरीके से आपकी रेस्पेक्ट नहीं हो रही। रेस्पेक्ट कभी भी आपको कोई दे नहीं सकता है, यू हैव टू अर्न इट। आप हमेशा अपनी रेस्पेक्ट खुद बनाते हो। तो इसी के साथ मैं कहूंगा कि अगर थोड़ी फील्डिंग में सुधार करके, थोड़ी बॉलिंग में सुधार करके, और टीम की बॉन्डिंग उस तरीके से अच्छी अगर बनाई जाए तो शायद वो प्रेशर का माहौल कम हो जाए। जो कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे सब कुछ पता है मुंबई इंडियंस के बारे में, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत ये चीज दिख जाती है ग्राउंड में कि कुछ कवर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन प्रेशर है फिर भी।
तो अगर आप इन चीजों से खुद को बचा लेते हो, एज मुंबई इंडियंस अगर खुद को इन चीजों से बचा लेती है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। 246 तक तो इन्होंने भी स्कोर कर लिए थे, और बाकी के रहे जो रन बचे हुए थे आपके 30 समथिंग रन थे, सभी मिलके कंट्रीब्यूट कर सकते थे। अकेले अगर रोहित शर्मा टिक जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि इतना भी डिफरेंस नहीं रह गया था। तो एक हाईएस्ट चेजिंग मैच भी हो जाता है ये साथ के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो नहीं हो पाया है। तो ये जस्ट अगले मैच के लिए होगा कि ये किस तरीके से अपने टीम में इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। साथ ही मैं दोस्तों आपको आपसे फिर से एक बार वही कहना चाहूंगा कि अगर आप इन विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करो कि ये मुंबई इंडियंस तक जाए। चाहे तो आप इसमें टाइमलाइन कोट करके उनको शेयर कर दो और उन्हें बताओ कि भाई इतनी चीजें तो आपको करनी ही पड़ेगी अपनी टीम के लिए। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप, आई एम सॉरी, लेकिन दिस इज अ टीम स्पोर्ट, ये एक टीम गेम है। अगर आप अपनी टीम को साथ लेकर के नहीं चलोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो इस गेम में। एक भी प्लेयर आप छोड़ नहीं सकते हो, किसी को भी आप इस तरीके से नहीं छोड़ सकते हो, या अगर टीम का माहौल उस तरीके का है तो आप, जाहिर सी बात है, आपको कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। एज अ कैप्टन ये आपका फेलियर है कि आप अगर ये देख रहे हो कि आपके अंडर टीम कंफर्टेबल नहीं है तो कुछ तो रीजन होगा। अगर सिर्फ इतनी सी बात है कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं हो सकती ना कि सिर्फ रोहित कैप्टन नहीं है इस वजह से ये प्रॉब्लम है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपका कॉल है, आपको जज करना है और आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट को बीच में आना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर क्या किया जा सकता है, क्योंकि दर्शक जो वहां पर इतनी उम्मीद से आते हैं उन्हें इस चीज से मतलब नहीं है। एट द एंड अगर आप परफॉर्म करोगे दे विल स्टार्ट रेस्पेक्टिंग यू। अभी तो क्वेश्चंस मैनेजमेंट पे भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों रोहित को हटाया गया कैप्टनसी से, खास करके तब जब परफॉर्मेंस इतनी अच्छी चल रही है उनकी। ठीक है, और रोहित की भी परफॉर्मेंस में कहें तो हो सकता है कि ये भी एक तरीके का प्रेशर हो जिसकी वजह से वो इनिंग्स बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। 2 मैच तो हो गए फिर भी, तो उस तरीके की इनिंग्स हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, एक हाई स्कोरिंग इनिंग, खास करके तब जहां सामने वाली टीम के हर बंदे ने लगभग हर बंदे ने हाई स्कोर किया है। तो जस्ट यही मेरी अपील रहेगी। साथ ही मैं आप लोगों को कहूंगा कि लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इसे मुंबई इंडियंस के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि पब्लिक अभी क्या सोच रही है, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूं। और अगर आप मेरे वीडियोस में मेरे व्यूज से सहमत हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप असहमत हैं तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसमें क्या नया कर सकता हूं, क्या अलग कर सकता हूं, ताकि मैं उन चेंजेस के साथ आपके लिए वीडियोस लाऊं और आपको जो देखने में मजा आए, जो आप देखें, पसंद करें। और साथ ही मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसी एंगेजमेंट हो अपनी कि मैं आपके दिए हुए कमेंट्स को भी इंक्लूड कर पाऊं और वहां से भी इंसाइट्स ले पाऊं, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में उन्हें प्रेजेंट कर पाऊं। अगर कोई थॉट मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली मैं उसे प्रेजेंट करूंगा अपने चैनल पे। और देखते हैं कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रिकेट और आईपीएल की इतनी नॉलेज है। थैंक यू गाइस।